होगा क्रैमर्स रूल से। तो एक नई चीज़ हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट है क्रैमर्स रूल। और दूसरा हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों के बारे में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग हमारी हो जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। देखो मैं याद दिलाता हूँ कैसे करते हैं। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट डाउन अ सिस्टम ऑफ linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। कम से कम एक सोल्यूशन हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो अगर वन सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, दोनों में क्या काम करेगा, अगर ये दोनों हमें मिलते हैं तो इसका मतलब सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो फिर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा जब सिस्टम में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा, कोई भी सोल्यूशन हमको ना मिले। और इनकंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है। तो जब भी हमें इक्वेशन गिवन होगी, हमने उनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, तो एक वैल्यू आ गई तो वन सोल्यूशन हो गया, या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ गई, तो अगर दो तरीके से बनेगा कंसिस्टेंट, अगर वन सोल्यूशन या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो। और दूसरा क्या होगा, अगर एक भी सोल्यूशन नहीं मिले, नो सोल्यूशन, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट। ठीक है। जैसे मान लिया जो ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में, कि अगर हमारे पास इफ टू इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमें दो इक्वेशन गिवन है। अब हमसे कहा गया कि भाई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट हो गया। और यूनिक का मतलब हो गया कि एक सोल्यूशन मिलेगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी लाइन होगी, देखो ये लाइन मैं याद दिला देता हूँ। अगर मान लिया हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन गिवन है यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x यानी कि 6x। 3 का मल्टीप्लाई किया
6x प्लस 9y और यहाँ पर हो गया 8। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो a1/a2 2/6 यानी कितना आएगा 1/3, और b1/b2 कितना आएगा 1/3 3/9, लेकिन c1/c2 कितना आएगा 1/2। तो यही कंडीशन फॉलो हो रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स हैं। ये जो लाइन बनी थी ना ऊपर, ये कौन सी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को कट किया इन्होंने और एक सोल्यूशन मिल गया हमको इस तरीके से। यहाँ पर एक सोल्यूशन मिल गया इस जगह पे, जहाँ पर ये कट कर रही है तो ये वन सोल्यूशन हो गया। ये जो है लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं कट करती है क्या, तो आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम इनका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और ये साफ साफ दिख भी रही कि ये दोनों पैरेलल है। देखो ना, अगर पहली वाली में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो दूसरी इक्वेशन में वही सेम x और y के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे, दोनों के स्लोप सेम आ जाएंगे, क्योंकि x और y का कोएफिशिएंट सेम है तो स्लोप भी सेम आ जाएंगे। तो अगर स्लोप भी सेम आ गए तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन हो गई। तो ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन कौन सी होगी, जैसे ये इंटरसेक्टिंग हो गई, ये पैरेलल हो गई, तो तीसरी वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइन। इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ मिलेंगे हमको, एक लाइन हो जाएगी, जैसे मान लो कोई एग्जांपल ही ले लेते हैं, ये हो गई 3x 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और 6x प्लस 8y इक्वल टू 10। यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये जो है नो सोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। और जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्यों ऐसा हो जाएगा, उसका रीज़न सुनिए। एक लाइन को हमने ड्रॉ किया तो एक लाइन बनी 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये बन गई, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये जो दूसरी लाइन है ये भी सेम ही है, कोई अलग लाइन नहीं है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, अगर इसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट वाली लाइन बन जाएगी, हम फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। तो अगर वही लाइन बन गई हमारे पास तो दूसरी लाइन जो बनेगी वो यही लाइन बनेगी जो इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ की जाएगी, और ये लाइन का नाम हो जाएगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 10। कितनी जगह पे ये एक दूसरे को कट करेंगे, कितनी जगह पे ये एक दूसरे को टच करेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो जहाँ पर सोल्यूशन मिले, एक मिले या एक से ज़्यादा मिले तो उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जहाँ पर हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये हमने 10th में सीखा था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है और कैसे बना है क्रैमर्स रूल, उसके बारे में बात करते हैं। क्रैमर्स रूल का यूज़ क्या है, क्रैमर्स रूल में हमें क्या होगा, दो इक्वेशन गिवन होंगी तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जाएगी, और अगर तीन इक्वेशन गिवन होंगी तो एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू पूछी जाएगी, और कहा जाएगा बताओ एक्स वाई जेड सॉल्व करके क्रैमर्स रूल से। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी क्रैमर्स रूल। अब देखो, पहले तो क्रैमर्स रूल बना कैसे उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे, या एक काम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। इसमें क्या होगा, दो इक्वेशन हमको गिवन होंगी, if two equation
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 गिवन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये गिवन है। देन सॉल्व फॉर x एंड y, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है क्रैमर्स रूल से। वैसे तो इसको सॉल्व करने के हमने 2-3 मेथड 10th क्लास में पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन्हीं मेथड से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्रैमर्स से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स ने ये बताया कि इनको सॉल्व करने का डायरेक्ट एक फार्मूला उन्होंने बना के दे दिया कि x का फार्मूला होगा dx अपॉन डी, x इक्वल टू होगा dx अपॉन डी, और y इक्वल टू होगा dy अपॉन डी। अगर z होता तो dz अपॉन डी हो जाता। अब ये पूछा जाएगा कि भाई dx dy और dz क्या है, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर। d क्या है, d जो है वो एक डिटर्मिनेंट है। किसका डिटर्मिनेंट है, जो कोफिशिएंट है उनका डिटर्मिनेंट है। कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 और a2 b2, तो ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 b1 और a2 b2, यानी इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 से हो जाएगा सॉल्व। d के बाद dx क्या है, dx यानी कि यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट तो बनेंगे ही बनेंगे। dx का मतलब है कि जो x वाले कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है, a1 और a2, इसको रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या है, c1 और c2। तो dx का मतलब क्या है कि x वाले को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, बाकियों को कोई छेड़छाड़ नहीं। b1 b2 की जगह देखो b1 b2 है, सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया गया। dx का मतलब x को रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, कांस्टेंट से। y का मतलब क्या है, dy, dy का मतलब क्या होगा, y को रिप्लेस कर देंगे, यानी x को तो टच करना नहीं है, y को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 b2 माइनस c2 b1, और dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 c2 माइनस a2 c1। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, ये गिवन है, तभी तो बनेगा x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, और z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। तो हमने x y z के कोफिशिएंट ले लिए, तो ये बन गए a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। dx में x को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, x इज रिप्लेस बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट है d1 d2 और d3, x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया, ये बाकी सेम रहेंगे b2 c2 और b3 c3। फिर dy में क्या हो जाएगा, y को रिप्लेस कर देंगे, dy में y को रिप्लेस कर दिया, y वाले में मतलब a1 a2 a3, y क्या है d1 d2 d3, और z ये c1 c2 c2। और dz में क्या हो जाएगा, z में हो जाएगा a1 a2 a3, b1 b2 b3, और साथ में d जो z है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 d। मतलब कुल मिला के हमें 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है, और फिर ये जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड का आंसर हमारा इजीली निकल आएगा। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, जो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, मार्टिन्स रूल, मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड निकालना, वो हमारे बोर्ड का पार्ट था। ये जो है कम्पिटिटिव लेवल का पार्ट हो जाएगा, ये बोर्ड में इसका कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्रैमर्स रूल बोलेंगे, और अभी इसका यूज़ क्या है अभी हम वो भी करेंगे, अभी हम और आगे इसके बारे में बात करेंगे। पहले ज़रा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और आप उसको सॉल्व करके बताएं जल्दी से। और मैं 3/3 का ही एक दे रहा हूँ, इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। और इक्वेशन हमारे पास है x प्लस, इक्वेशन हमको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और x 3x प्लस 2y माइनस 4 जेड इक्वल टू -5।
दूसरे में इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 2, और यहाँ पर क्या है z, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है और x y z की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x y एंड z। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं, बस थोड़ा जल्दी से बोल देंगे डी डी। ओके, बस इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि डी की वैल्यू क्या आ रही है। डी जो हमारा है वो क्या आ रहा है 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 3 2 और माइनस 4, और इसको एक्सपेंड करने के बाद डी की वैल्यू क्या आ रही है 14। डी एक्स कितना हो रहा है, डी एक्स को रिप्लेस कर दिया तो 6 2 माइनस 5, एक्स को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस 1 2 और 1 1 माइनस 4, ये आ रहा है 14। और डी वाई की वैल्यू, वाई को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से 1 1 3, वाई को रिप्लेस किया 6 2 माइनस 5 1 1 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 28। और डी जेड क्या आ रहा है, जेड को रिप्लेस कर देंगे 1 1 3 1 माइनस 1 2, और जेड को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट से, इसकी वैल्यू आ रही है 42। तो यानी x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फॉर्मूला हमने लगा दिया, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी और z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। चलिए, तो ये तो बात क्लियर हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें, तो फिर उसमें हमें आइडिया होगा कि और भी इसके किस टाइप के क्वेश्चन हमारे मिलने वाले हैं हमको। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेचर ऑफ सोल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये अब हमें इस टाइप की हेडिंग लिख लेनी है और कैसे करेंगे वो देखते हैं। हाँ, तो लिखो इसमें क्या है। सबसे पहले हमें इक्वेशन 3 गिवन होगी, लेट द 3 इक्वेशन बी, लेट द 3 इक्वेशन बी। जो 3 इक्वेशन उनको लेट कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये हमको गिवन होंगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या है कि अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन गिवन होंगी, और क्या हमें करना क्या पड़ेगा इसमें, हमें क्या है कि कभी वो कहेगा कि बताओ अगर नो सोल्यूशन हो तो कुछ कांस्टेंट दे देगा, उसकी वैल्यू बताओ। अगर वन सोल्यूशन हो तो कुछ कांस्टेंट दे देगा, कह देगा उसकी वैल्यू बताओ। या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, इस तरीके से टेबल बना के हमको दिया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन इसका करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि किस टाइप से ये मिलेगा हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें 3 इक्वेशन गिवन होंगी तो सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी बोल देते हैं कि हाउ टू चेक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि कंसिस्टेंट होगा तो मतलब सोल्यूशन मिल रहा है, और कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट में नो सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जब हमको ये गिवन होंगी तो हम चेक करेंगे इसमें डी। डी निकालना आता है तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, डी, फाइंड डी। अब डी की वैल्यू से हमें चेक होगा, डी की वैल्यू हमने निकाली, डी की वैल्यू मान लिया हमारे पास आ गई डी नॉट इक्वल टू 0।
डी हमने चेक किया और डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गई। तो अगर डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गई तो यहाँ लिख लेंगे देन, अगर डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है देन गिवन the given system of equation is consistent। अब consistent का मतलब solution मिला होगा and has a unique solution। यूनिक सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो अगर फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी और z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। तो पहली बात तो d अपॉन वाला है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही कि d की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और जब d की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो यहाँ पर रखोगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी, y की एक वैल्यू मिलेगी और z की एक वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, वैसे ऊपर लिख चुका हूँ, यूनिक सोल्यूशन। और सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्योंकि एक सोल्यूशन मिल रहा है तो अगर जब भी कोई एक सोल्यूशन मिलेगा या एक से ज़्यादा इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब उसके बाद मान लिया डी की वैल्यू तो हमने निकाल दिया, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आ गई हमारी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर डी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, यहाँ पर हमने लिखा इफ़ डी इक्वल टू ज़ीरो, तो डी की वैल्यू ज़ीरो होने के बाद फिर इसमें दो केसेस और बन जाएंगे। क्या क्या दो केसेस बनेंगे उनको यहाँ नीचे लिख लेते हैं कि अगर डी की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो फिर क्या क्या केसेस बनेंगे। फिर हमें डी एक्स डी वाई और डी जेड भी सॉल्व करने पड़ेंगे। और यहाँ लिख लेते हैं कि अगर डी तो ज़ीरो है ही, डी तो ज़ीरो हुआ ही है, इफ़ डी एक्स डी वाई और डी जेड ये भी सारे के सारे ज़ीरो हो गए, तीनों डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों ज़ीरो हो गए, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तब ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे, विद इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसका मतलब इसमें भी सोल्यूशन मिले हमको, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले हैं। और अगर जब भी सोल्यूशन हमको मिलता है तो फिर सिस्टम क्या हो जाता है, अगर हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले तो सोल्यूशन तो मिल रहा है तो सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब उसके बाद दूसरा, अगर इसमें मान लिया कोई भी एक डी एक्स डी वाई डी जेड, यहाँ लिख लेते हैं अगर डी ज़ीरो है और दूसरी चीज़ क्या है, डी तो ज़ीरो है, एटलीस्ट वन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड, कोई भी डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो नॉन ज़ीरो हुआ, इज़ नॉन ज़ीरो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, then the given system of equation is inconsistent। ठीक है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो इन नो सोल्यूशन मिलेगा ना, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं बना, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ वही चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई है कि अब नो सोल्यूशन मिला, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो रही बात, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन और 2x प्लस पी वाई, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस क्यू जेड इक्वल टू 5,
एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4 हैज़ नंबर वन, ये ऑप्शन नहीं है, ये पार्ट है। नंबर वन में कह रहा है नो सोल्यूशन, मतलब अगर नो सोल्यूशन होंगे तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर यूनिक सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन, तो उसमें पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हुए तो फिर पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। ओके, बात क्लियर हो रही है यहाँ पर। तो आप देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का, मैं बताता हूँ क्या ये कभी जेई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के बहुत सारे आए हैं क्वेश्चन, तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहला काम हमें डी डी एक्स डी वाई और डी जेड सब निकालना है। तो सबसे पहले तो हम डी ही निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो 2p6 1 2 और q और 1 1 और 3, ये वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस क्यू माइनस पी इंटू 3 माइनस क्यू और प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस पी क्यू प्लस, और ये 1 माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 6, तो पी क्यू माइनस 2q माइनस 3q और प्लस 6 ये आ गया। तो यहाँ पे कुछ कॉमन भी दिख रहा है, तो हमने पहले दोनों से q कॉमन लिया तो p माइनस 2 आ गया, और फिर माइनस 3 कॉमन ले लिया तो q माइनस, अच्छा यहाँ पर 2 माइनस, ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे दोनों में कुछ कॉमन हो जाए ना। तो यहाँ पर ये तो नहीं ले सकते, फिर हम इन दोनों का पेयर नहीं बनाएंगे। हम किसका किसका पेयर बना लेते हैं। अगर हमें कोई दो फैक्टर ऐसे करने हैं तो ये आ रहा है कुछ ऐसे फैक्टर बन जाए, जैसे अगर हमने यहाँ से q ले लिया तो p में बन जाएगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को ले लें तो क्या बन जाएगा। मैं यहाँ से अगर q ले लेता हूँ तो p माइनस 3 आ जाएगा। देखो इसके फैक्टर करो, क्योंकि फैक्टर नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा। क्या यहाँ पर कुछ ऊपर कुछ कैलकुलेशन में है क्या गड़बड़, देखो जरा चेक करो और सॉल्व करो इसको पूरा, और अगर है तो बताओ। ये हमने ले लिया 2 6 माइनस क्यू माइनस पी 3 माइनस क्यू, माइनस पी लिया तो 3 माइनस क्यू और 6 ले लिया तो 1 माइनस। तो अब यहाँ पर हम फैक्टराइज करना चाहते हैं, क्या फैक्टराइज होगा क्या ये 6 2 ज़ा 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस पी क्यू और प्लस पी क्यू के बाद ये हो गया 6 माइनस 6। ओके, तो क्या क्या कॉमन लिया जाए, यहाँ पर मुझे फैक्टर बनाने हैं। अगर मैंने यहाँ से q लिया था, यहाँ से q कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ p माइनस 2 बच रहा है। q कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ p माइनस 2 बच रहा है। ओके 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 ओके, हाँ ये बात सही है। यहाँ पर हमारे पास ये 2q नहीं है, देखो गड़बड़ी यहाँ पर ये हुई कि हमने 2q लिखा फिर 3q लिख दिया, जबकि ये क्या है 3p है। ओके, ठीक है ना। अब बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया q, तो ये बन गया p माइनस 2। यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो बन गया p माइनस 2, तो ये बन गया p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, ये हमारा d आ गया। अब d तो आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर ये कह रहा था कि इसमें जो है dx dy, क्योंकि सभी हमें निकालने हैं, यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन नो सोल्यूशन सब चाहिए, तो हमने क्या किया पहले सारी वैल्यूज निकाल ही लेते हैं। dx भी निकाल लेते हैं, निकालो dx कितना आएगा। x को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, x क्या है 211, उसको 854 से रिप्लेस कर दो। 854 p 2 1 6 q और 3, इसको भी आप सॉल्व करें और देखें क्या आ रही है वैल्यू। 2 1 1 को सेम रहने दिया, y को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट से 854 से, 8 5 और 4, और थर्ड भी सेम रहेगा 6 q और 3।
इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 2 ले लिया तो 15 माइनस 4 क्यू, फिर माइनस 8 ले लिया तो 3 माइनस क्यू, और फिर 6 ले लिया तो 6 के नीचे और ये दोनों गया तो 4 माइनस 5। ये बन गया 2 इंटू, बल्कि मल्टीप्लाई सीधे ही कर देते हैं। तो 15 टू ज़ा ये हो गया 30, तो 30 माइनस 4 टू ज़ा 8 क्यू, माइनस 8 थ्री ज़ा 24 प्लस 8 क्यू, और ये 4 माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 आ गया। ये 8 क्यू और 8 क्यू गया, 30 से 24 और 6 गया, तो ये सब कैंसिल। डी वाई की वैल्यू तो सीधे सीधे 0 आ गई। उसके बाद जरा डी जेड निकाल देते हैं। डी जेड में क्या हो जाएगा, डी जेड जेड वाले को चेंज करना है। 2 1 1 पी 2 1 और पी 2 और 1, और जेड को रिप्लेस कर दिया 8 5 और 4 से। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 8 माइनस 5, माइनस पी ले लिया तो ये आ गया 4 माइनस 5, और प्लस 8 ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस 2। तो अब इसको तो ये तो फिर इजी, 8 माइनस 5 3 2 ज़ा 6 हो गया, और ये माइनस 1 आया तो प्लस पी हो गया, और 8 1 माइनस 2 तो माइनस 8 हो गया। तो ये आ गया पी माइनस 2, इसकी वैल्यू आ गई पी माइनस 2। तो अब इनको एक साथ कलेक्ट करके यहाँ पर हम फिर से इनको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मिला है। डी की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 2 माइनस पी माइनस 2 और क्यू माइनस 3, पी माइनस 2 और क्यू माइनस 3। डी एक्स हमें क्या मिला है, डी एक्स मिला है पी माइनस 1 4 क्यू माइनस 15, पी माइनस 1 और 1 मिनट 8 6 या 48, और 8 इंटू 8 क्यू करेंगे तो यहाँ पर 8 क्यू आ रहा है, 4 6 8 6 या 48, और ये 8 क्यू है, तो ये हो गया 4 पी क्यू, ये माइनस 8 क्यू हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने ये क्या यहाँ पर जो है ये 8 क्यू था, और यहाँ पर ज़बरदस्ती 15 कॉमन लेके इसको 2 बना दिया, 1 बना दिया, जबकि यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो p माइनस 2 और 4q माइनस 15, ठीक है। तो p माइनस 2 और 4q माइनस 15, ये dx हो गया। dy क्या हो जाएगा, dy की वैल्यू, dy तो 0 है, और dz जो है वो p माइनस 2 है, p माइनस 2 है ये। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला उसने कहा था यूनिक सोल्यूशन, या कोई भी, उसने पहले तो नो सोल्यूशन बोला हुआ है। पहले जरा हम यूनिक सोल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक सोल्यूशन करने तो तीनों ही है, तो पहले हमने यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या लिखा था कि d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है कि नहीं। तो d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 कब होगी, ये देख के इसको बताओ कि d की वैल्यू 0 कब नहीं होगी, जब p और q क्या होने चाहिए, p माइनस 2, p माइनस 2 और q माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि d ये लिखा हुआ है ना ये। तो इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल, हाँ वही 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 रखने से 0 हो जाएगा। टू और 3 के अलावा कुछ भी रखोगे तो उसमें d जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो ये p की वैल्यू जो है वो 2 और 3 नहीं होनी चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो ये आंसर हो गया किसका, यूनिक सोल्यूशन का, ठीक है। अब दूसरे में कह रहा था कि dx d, दूसरे में कोई भी ले लिया, जैसे हमने ले लिया कि नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा, तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, देखो पीछे नो सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था, नो सोल्यूशन में वहाँ पर लिखा होगा नो सोल्यूशन में कि d की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ
डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड नॉन जीरो होना चाहिए। वहाँ पर ये लिखा होगा देखो, तो d की वैल्यू तो ज़ीरो होनी चाहिए, तो d की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसका मतलब p की वैल्यू 2 होनी चाहिए और q की वैल्यू 3 होनी चाहिए अगर d ज़ीरो हुआ। क्लियर? अब अगर मान लो कि d जो है वो p की वैल्यू मान लिया 2 है और q की वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि dx dy dz नॉन जीरो होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो dy में तो कोई टेंशन ही नहीं, dy तो ज़ीरो है ही है। dx और dz जो है वो ज़ीरो, कम से कम कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अब तुम मुझे बताओ, इन दोनों को देख के ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये dx लिखा हुआ है p-2 और 4q-15 और ये dz लिखा है, इन दोनों में किसी एक को नॉन ज़ीरो करना है, कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब dy तो ज़ीरो है ही है, इनमें हम क्या ऐसी वैल्यू सोचें कि जिससे dx और dz नॉन ज़ीरो हो। तो क्या p की वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया, अगर मान लो p की वैल्यू 2 हो गई, तो dx कितना आएगा? हाँ, तो ये dx dy और dz ये तो सारे ज़ीरो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली कंडीशन हो गई कि नहीं। इसका मतलब p की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू जो है वो 2 नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू 3 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, q की वैल्यू 3 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा नो सोल्यूशन के लिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आप जरा थर्ड पार्ट के पास आते हैं। थर्ड में उसने बोला हुआ था, थर्ड में कह रहा था कि भाई कौन सा बचा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन कंडीशन थी कि d dx dy dz ये सब जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट में तो ये होना चाहिए। तो अब देख लो, p की वैल्यू अगर हमने 2 रख दिया, सपोज करो इनफाइनाइट सोल्यूशन में p की वैल्यू 2 रख दिया, ये अभी ऊपर तो हमने सॉल्व किया, ये देखो ना यहाँ पर, ये दिख रहा है ना यहाँ पर कि अगर p की वैल्यू 2 हो जाए तो dx dy dz सब ज़ीरो, और p की वैल्यू 2 हो गई तो d भी ज़ीरो हो गया। तो क्या ये q पे डिपेंड करेगा क्या? q की कोई भी वैल्यू रखो, जरूरी नहीं कि 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, q पे तो डिपेंड ही नहीं करने वाला, q पे तो कुछ भी रख दो वैल्यू आप, ये तो ज़ीरो पहले से ही हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि p की वैल्यू 2 होगी, तो dx dy dz dx dy फॉर p इक्वल टू 2 dx dy dz ये सारे ज़ीरो होंगे, और जो q है वो कोई भी रियल नंबर रखो, q बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है अभी भी कि क्लियर है बात ये? तो ये हमारा नो सोल्यूशन में d की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए और कम से कम एक dx dy dz जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब, हाँ, तो नो सोल्यूशन में p की वैल्यू अगर हमने 2 रख दिया, भाई d की वैल्यू ज़ीरो के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि d जब ज़ीरो हो रहा है तो p2 और q3 दोनों मिल रहे हैं, लेकिन अगर p2 ले लेते हैं हम, अगर हमने p2 ले लिया तो ये तो सारे dx dy dz सबको ज़ीरो किए दे रहा है, जबकि ये कह रहा है कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए।
कोई भी एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो सब जीरो वाला तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि सब जीरो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में होता है। तो फिर हमने क्या किया, पी को 2 नहीं लिया। जब आप पी को 2 नहीं लेंगे तो देखिए पी को अगर आपने 2 नहीं लिया तो क्या डी एक्स जीरो होगा क्या? लेकिन अगर मान लो पी को 2 तुमने नहीं लिया तो डी एक्स जीरो तो नहीं हुआ, डी जेड भी जीरो नहीं हुआ। लेकिन पी को 2 नहीं लिया तो क्यू को तो 3 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें डी तो जीरो चाहिए। नो सोल्यूशन में डी तो पक्का जीरो होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि नो सोल्यूशन में डी तो जीरो होना ही चाहिए। तो अगर आप पी को 2 नहीं ले रहे हो लेकिन क्यू को तो 3 आपको लेना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है आपकी। पी को 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर पी को 2 लेंगे तो डी एक्स डी वाई डी जेड सब जीरो हो जाएंगे। क्यू को 3 क्यों लिया? क्योंकि मुझे डी को ज़ीरो करना है। अगर मैं डी को ज़ीरो नहीं करूँगा तो फिर ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी ना, कि डी ज़ीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिर नो सोल्यूशन में तो ये कंडीशन होती है कि डी ज़ीरो होना चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आपको क्या करना है, ये कंडीशन सारी की सारी आपको याद करनी है। याद रखेंगे तो फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन जितने हैं वो सारे के सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस ये कंडीशन आप याद रखें कि डी ज़ीरो होगा तब क्या होगा, डी नॉन ज़ीरो है तो क्या होगा, और डी के साथ अगर ज़ीरो है तो डी एक्स डी वाई डी जेड सारे ज़ीरो होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, और अगर कम से कम एक ज़ीरो नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन जब हमें याद होगी, और इसके क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ये भी नहीं कि टफ है, बहुत इजी है। इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें 3 या 4 डेटर्मिनेंट को सॉल्व करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं बनते हैं, ईजी बनते हैं, हम कर सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।